हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका मैं जीके और जीएस वाला पार्ट करवा रही हूँ। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के, साथ में देख रहे हैं अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आगामी जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो भी आपको समय से मिल जाए। ठीक है, तो देखो ये परीक्षा जो आयोजित की गई थी, ये की गई थी 11 जनवरी 2023 को और शिफ्ट है इसकी थर्ड। मैं शिफ्ट वाइज पेपर करवा रही हूँ और साथ में डिटेल भी देख रही हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एग्जाम से पहले देख करके जरूर जाइएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस शिफ्ट में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? राज्यों की जो परिषद है उसे जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। अब अगर राज्यसभा के बारे में बात करें तो संसद का सबसे ऊपरी सदन होता है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। ऊपरी सदन बोलो या फिर इसको उच्च सदन बोलो। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये भारतीय संघ के राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करें कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरी और इसके बारे में देखें तो इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और ये कभी ना भंग होने वाला सदन है। ठीक है, ना भंग होने वाला सदन है। इनके सदस्यों की एज कितनी होती है? तो होती है कितनी? 30 वर्ष। लोकसभा की कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इसके बारे में कुछ और अन्य तथ्य देखें तो इसका एक सभापति होता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं और इनके सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सदस्य के रूप में, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और कुछ अन्य तथ्य जाने तो इसमें कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का क्या होता है, ये नॉमिनेट होके आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं, और 12 सदस्यों का जो होता है राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों को। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो कितने सदस्यों को करते हैं? 12 सदस्यों को। अब मैंने एक बात और आपसे बोली थी, ये कभी भंग ना होने वाला सदन है। क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल 6 ईयर्स होता है, यानी कि 6 साल का होता है, लेकिन इसके मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों को जो होते हैं वो त्यागपत्र, मतलब 1/3 का कार्यकाल पूरा होता है और इनकी जगह पर 1/3 सदस्यों का को दोबारा मतलब नियुक्त किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन थे राज्यसभा से, मैंने पूरा ही राज्यसभा कवर करा दिया। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में स्थापना हुई थी किसकी? बम्बई विश्वविद्यालय की। ठीक है, और ये चार्ल्स का जो वुड चार्ल्स वुड है ना, ये नाम है चार्ल्स वुड का। एक आता है वुड का डिस्पैच, है ना, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच जिसको बोलते हैं वुड डिस्पैच। तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, एजुकेशन डिस्पैच, वुड का डिस्पैच बोला जाता है ना, वुड का घोषणा पत्र। ये आता है कब? 1854 में। इसमें इसको इसको मतलब कि स्थापना के इसमें वर्णन किया गया था। और इसकी स्थापना कब होती है? 18 जुलाई। कब होती है? 1857 को। और इसमें होते कौन है? डॉक्टर जॉन विल्सन द्वारा इसकी जो नींव रखी गई थी, डॉक्टर जॉन विल्सन के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो इतने तथ्य इससे बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसने की थी पुष्यमित्र शुंग। इनका पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने शुंग शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 185 ईस्वी में। इनके पहले कौन सा वंश चल रहा था? तो मौर्य वंश चल रहा था, उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और जब शुंग वंश ये खत्म होता है 75 ईस्वी तक लगभग लगभग चलता है, और इसके बाद में स्थापना होती है किसकी? कण्व वंश की। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में कार्यबल आबादी में कौन से निम्न में से कौन से लोग शामिल नहीं है? कौन सा एज ग्रुप शामिल नहीं है? तो सबसे पहले देखो, कार्यबल इकाई जो होती है उसमें किस एज के लोग शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष, 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं, ये कहते हैं कार्यबल इकाई।
और इसमें नहीं शामिल होंगे 14 वर्ष के, क्योंकि देखो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी जोखिमपूर्ण कार्य में शामिल करने के लिए निषेध करता है कौन-सा? आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो शामिल ही नहीं किया जा सकता है, और 0 से 6 तक के तो और भी छोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होता है जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं को मूल हो। तो देखो 3 तरह का होता है, एक जिला होता है, एक राज्य होता है, एक केंद्र होता है। तो इनका होता है लगभग 50 लाख, ठीक है? किसका? ये जो राज्य वाला है ये 50 लाख तक के रुपए तक की सुनवाई कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। राज्य जो होता है 50 लाख से 2 करोड़ तक के जो शिकायत होती है मूल्य या वस्तु का, उसका सुनवाई करते हैं, और केंद्र इससे 2 करोड़ से जो ऊपर के होते हैं प्लस, उसकी सुनवाई करते हैं। तो देखो इसमें किसका पूछा गया है? जिला का पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा? 10 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, ये हो जाएगा 50 लाख, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगस्त 2024 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उसमें इनको नियुक्त किया गया था, ये कौन है? इनको नियुक्त किया गया था, ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इनको 2022 में नियुक्त किया गया था, 1 नवंबर को, और ये 3 ईयर्स के लिए नॉमिनेट किए गए थे, तो ये अभी भी हैं, ठीक है? तो पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? तो देखो मौलिक कर्तव्य टोटल हैं कितने? 11। तो मौलिक कर्तव्य जिनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है? अब इनकी अगर संख्या कितनी है? 11 है। ये इनसे भाग कौन सा संबंधित है? 4 का, ठीक है? और 51 का डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है? यानी कि राजनीतिक तत्व 51 का है, और इसमें कितने? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। देखो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। प्रश्न पूछा गया है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 4, 2, 1 और 0। तो 0 क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये जोड़े कैसे गए? तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। फिर एक होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें एक और जोड़ा जाता है 11वां, ठीक है? 11वां जोड़ा जाता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 11। 11वां ये यही है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों वाला, ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रामेश्वर सैकिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित है? तो रामेश्वर सैकिया जो है ये संबंधित है सत्रिया से। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, असम से संबंधित है। ये 500 वर्ष से भी अधिक पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है? और कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? मैं कई बार बता चुकी हूँ, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम, ठीक है? इसके बाद में यूपी का है कौन-सा? यूपी का है कथक, ठीक है? और मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुर का। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कौन-सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो देखो ऊर्जा स्रोत में 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत आते हैं, एक आते हैं परंपरागत और दूसरे आते हैं गैर परंपरागत, ठीक है? परंपरागत वे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो शुरू से यूज होते आ रहे हैं, और जिनका अगर आप उपयोग कर लो तो उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कोल हो गया, जैसे पेट्रो वाले हो गए, पेट्रोलियम वाले सारे, इनका पुनर्उत्पादन नहीं, पुनः मतलब इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। गैर परंपरागत ये होते हैं जिनको बार बार से नवीकरणीय, देखो इनको अनवीकरणीय बोला जाता है, अनवीकरणीय, और इनको बोला जाता है नवीकरणीय। जो गैर परंपरागत होते हैं इनको बोलते हैं नवीकरणीय, जो परंपरागत होते हैं उन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय, क्योंकि इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। कोल हो गया, पेट्रोल एक बार जल गए तो ये दोबारा नहीं मिलते हैं। लेकिन ये गैर परंपरागत कौन कौन से होते हैं? तो देखो गैर परंपरागत में जैसे पवन, विंड एनर्जी जो होती है ना, सोलर एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा, इसके बाद में पन बिजली एनर्जी हो गई, है ना? इसके बाद में जैसे कि टाइडल एनर्जी हो गई, जो ज्वार भाटा वगैरह ज्वार से एनर्जी बनती है। इसके बाद में थर्मल एनर्जी हो गई, यानी कि जिसको भूतापीय एनर्जी बोलते हैं, है ना? बायोमास हो गया, बायोगैस जैसे बायोमास वगैरह। तो ये सभी क्या है? ये हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और जो ये कोल हो गया, पेट्रो हो गया, लकड़ी हो गया, ये हैं गैर नवीकरणीय, जिनका गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। केवल सौर ऊर्जा तो नहीं होगा, केवल सौर और पवन ऊर्जा, केवल ज्वारीय ऊर्जा नहीं, ये सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे? तो देखो 2006 में इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिलता है। कौन है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है? मोहम्मद यूनुस, इनको 2006 का
जो नोबेल अवार्ड मिलता है शांति का नोबेल इन्हें मिलता है, ठीक है। और इन्होंने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, और कब की थी? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1983 में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके में पाया जाता है फार्मिक। फार्मिक जो होता है ये लाल चींटियों में और जो मधुमक्खी के डंक में ये पाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में ये पाया जाता है। मैलिक एसिड एक होता है, वो पाया जाता है सेब में। इसके बाद में नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सेकेंड। एसिटिक अम्ल का किण्वन एक उत्पादन के द्वारा, इसको सिरका का विशेष गंध भी होती है इसमें, और इसमें होता क्या है, 4 से 6% क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। और इसके अन्य नाम भी हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखो, एथेनोइक अम्ल भी इसको बोला जाता है, और इसको एथिलिक एथोनिक अम्ल, इसके बाद में एथिलिक अम्ल, ठीक है। और इसको सिरका अम्ल, और इसको मीथेन कार्बोजेलिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीथेन कार्बोजेलिक कार्बोजेलिक अम्ल। तो कई सारे इसके नाम हैं, ठीक है, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, मतलब ओले भी गिरते हैं। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को कहा जाता है काल वैसाखी, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, काल वैसाखी कहते हैं। तेज हवाएं चलती हैं, गरजती हैं, हिमवृष्टि भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ या डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की थी? कोई क्वेश्चन काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसका आंसर जानना चाहो तो ये थे गुलाम नबी आजाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मे भी आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से अर्थव्यवस्था की सभी फॉर्म्स के सर्कल मूल्य वर्धित का योग क्या होगा? तो इसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो दक्षिण एशियाई जो खेल होते हैं, इनका सर्वप्रथम आयोजन किया गया था कब? 1984 में। और ये हुए कहाँ थे? तो ये हुए थे नेपाल की राजधानी, क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। और इसमें भारत विजयी हुआ था, भारत की रैंक थी फर्स्ट। भारत ने इसमें लगभग लगभग आई थिंक 88 मेडल जीते थे, टोटल 88 मेडल जीते थे, और स्वर्ण काफी थे, ठीक है। और इसके बाद था श्रीलंका, इसके बाद था श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद था पाकिस्तान, ठीक है, दक्षिण एशियाई खेलों का। तो ये आगे की डिटेल तो काम की नहीं है, लेकिन ये हो सकता है फिर से पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम, ठीक है। त्रिशूर पूरम जो नृत्य है, ये संबंधित है कहाँ से? केरल से, केरल से संबंधित है, और यह एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन सी एक क्या है? एंटीबायोटिक, एंटीजन, एंटीवायरस? ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसको बोला क्या जाता है? इसे बोला जाता है एक क्या बोला जाता है, चलो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो देखो, शतरंज जो होता है उसमें इस तरीके से 64 होते हैं, जिसमें 8 तो क्या होती हैं, क्या होते हैं, पंक्तियां होती हैं, और 8 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है, शतरंज में। तो 8 जो कॉलम होते हैं, जिनको स्तंभ बोलते हैं, जो स्तंभ होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, ये जो पंक्तियां होती हैं, इनको तो रैंक बोला जाता है, ठीक है, इनको तो रैंक बोला जाता है। लेकिन जो कॉलम होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, इनको फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको फाइल बोला जाता है, फाइल, ठीक है। तो जो कॉलम होते हैं, इनको फाइल बोला जाता है। जो पंक्तियां होती हैं क्षैतिज, जो इस तरीके से होती हैं, इनको बोला जाता है रैंक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्षैतिज पंक्तियां पूछा गया तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रैंक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये माना जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु भारत की आईआईटी राजधानी है, मानी जाती है, ठीक है। और इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्या? सिलिकॉन सिलिकॉन वैली, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ग्रिडा, देखो गिद्दा नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज होके गिद्दा मत कर देना। गिद्दा जो है ये कहाँ का है? ये है पंजाब का लोक नृत्य। यहाँ पूछ रहा है ग्रिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में है, जब रबी की फसल तैयार होती है के दौरान किया जाता है, फसल की कटाई के लिए। तो ये किस सीजन में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है सर्दी के मौसम में, ठीक है। और अन्य मध्य प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो एक मटकी और एक जवारा, ये बहुत ही फेमस अन्य क्या है, लोक नृत्य हैं, ठीक है। एक फूलपति भी है, फूलपति, और एक ये ग्रिडा। ये कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य भी हैं, शास्त्रीय नहीं सॉरी लोक नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये था वीडियो कंप्लीट, मैंने इसमें डिटेल भी काफ़ी देखी और वीडियो भी अच्छे से कवर। अगर आप इनको अच्छे से कवर करेंगे तो यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर आप एसएससी जीडी की भी कर रहे हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो कैसा है, वीडियो में अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप बेफिक्र होकर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।